गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो वैसे तो ट्रैवल चैनल है मेरा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्रैवलर्स, स्पेशली जो मुझे जानते हैं और मेरी चैनल को फॉलो करते हैं। हम सब लोग रोड से ट्रैवल करने में बहुत एक्साइटेड होते हैं और मेरे मेजॉरिटी जो व्लॉग्स है वो रोड ट्रैवल पे है। आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि E20% इथेनॉल इन गैसोलीन, इज इट गुड बैड, उससे क्या होगा गाड़ी में। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिलीजेस और पार्लियामेंट में डिबेट हुई है इसके बारे में, वो थोड़ा स्टडी किया है। उसके बेसिस पे हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरे साथ हर्ष है, हर्ष ठाकर। हर्ष એ મારો બહુ જૂનો અને સારો મિત્ર છે। અમે લોકો બહુ બધા રોડ ટ્રીપ સાથે કરી છે। નોટ ઓનલી દેટ, હર્ષ ઇઝ અ વેરી ગુડ ઓટોમોબાઈલ એન્ડ ટેક સેવી પર્સન, સ્પેશિયલી ઇન સેક્ટર ઓફ ઓટોમોબાઈલ। નવરો પડે એટલે કોઈના કોઈ યુટ્યુબ વિડીયોઝ અને કોઈના કોઈ બ્લોગ વાંચતો હોય એટલે આઈ હેવ પુલ હિમ ઇન, આપણને થોડુંક ટેકનિકલ નોલેજ આપે। ઓફકોર્સ જે બી અમે ક્લેમ કરીએ, જે બી એક્સપ્લેન કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ ઓલ બેક વિથ વોટ એવર ગવર્મેન્ટ એન્ડ ઓટોમોબાઈલ કંપનીઝ આર ટોકિંગ અબાઉટ। પહેલી જ મિથ છે હર્ષ, જે આપણને બધાને અને હંમેશા પ્રશ્નો હોય જ જ્યારે ગાડી લઈએ ત્યારે, कितना माइलेज देती है। एवरीवन फील्स कि E20 से मेरा गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा। इज इट रियली ट्रू? गाड़ी का माइलेज को इससे इम्पैक्ट होगा? दैट इज वन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, और आई वुड कॉल इट अ मिथ। आफ्टर रीडिंग सो मैनी डॉक्यूमेंट्स आई फील इट इज अ मिथ कि मेरा माइलेज कम हो जाएगा। ठीक है, आज मेरी गाड़ी जो 15 का माइलेज दे रही है वो क्या 10 हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो हर्ष, बिकॉज जो हम देख रहे हैं, जी बिल्कुल, है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक मीडिया रिलीज निकाला था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के जो रिस्पॉन्सेस थे उनको कोट करते हुए ऑन 12th of August। सो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो रिस्पॉन्सेस थे और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो डॉक्यूमेंट पब्लिक किया है, मेनली उसको रेफर किया है। देयर वाज डिस्कशन इन राज्यसभा ऑन 18th of August, उसको भी हमने रेफर किया है इसके लिए। उसके साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, TVS जैसी और भी कंपनीज जो है ऑटोमोबाइल्स की, उनको भी हमने रेफर किया है इस पूरे इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहली चीज़ माइलेज, मैं ऐसा मानता हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके हिसाब से माइलेज में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है खास गाड़ी में। क्या बोलते हो हर्ष? मेरा क्यों लोग ये इतना मामले हल्ला में कर मेरा ये मामले में ये कहना चाहूँगा रहे हैं? कि इसके कई सारे और भी पहलू हैं जिस पे हमें नज़र डालनी चाहिए। हाँ, क्योंकि एथेनॉल का जो अब जो बोलते हैं उसका जो प्रॉपर्टीज जो है, वो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। हाँ, जो एथेनॉल का जो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द एलिमेंट। एंड अब बेसिक अब चीज़ें जैसे ऑक्सीजन कहीं होगा तो इट कैन रस्ट को वो अट्रैक्ट करेगा, वो चीज़ रस्ट से इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो रस्टिंग की वजह से उसकी वजह से क्या होता है कि कई सारी चीज़ें आपके सिलेंडर का जो वॉल रहता है तो उसके अंदर स्कोरिंग आ जाता है, फ्यूल कंपोनेंट जो होता है उसके अंदर स्कोरिंग आ जाता है, फ्यूल पंप के अंदर जो मेटल पार्ट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस वो रस्ट से वो चीज़ इंट्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन जल्दी जलाएगा भी ना पेट्रोल। वो भी एक पहलू है कि अगर आपका व्हीकल अगेन E20 कंप्लाइंट नहीं है तो उसके अंदर सेंसर के रिलेटेड तकलीफ आ सकती है। कई सारे वीडियोस भी हैं और ऐसे क्या बोलते हैं कि अहवाल भी जो हैं वो बाहर आए हैं कि अगर ये व्हीकल E20 कंप्लाइंट नहीं है
तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल से उसी वजह से दैट इज द रीजन आपका O2 सेंसर और ECU को ट्यून करा दो। हाँ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यून अप्स की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि बट दैट इज जस्ट ट्यूनिंग, नॉट हाँ, मेजर basic- मॉडिफिकेशन, राइट? समय जाते ही मुझे लगता है कि ये हाँ। मामले में हमको आगे जानकारी मिलेगी। बट तो- अबाउट माइलेज, हर्ष, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइन किया है जो मैं बताना चाहता हूँ। There is actually not very drastic reduction in fuel and mileage basically, क्योंकि ये बहुत टाइम से इसके बारे में चर्चा हो रही थी और पब्लिक को, कार मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को पता था। So according to Autocar website, fuel efficiency can be affected by 2 to 8%. 2 से 6% का होगा based on engine and its tuning. तो अब engine tuning में क्या होगा? एक तो आपका ECU है, engine control unit, उसको retune करने की जरूरत पड़ सकती है। ECU में experience and efficiency drop around 8%। अगर पुराना व्हीकल है तो, E20 कंप्लाइंट नहीं है तो, राइट? Whereas modern injection system with O2 sensors can optimize the loss to only 4 to 6%. So अगर जो fuel efficiency reduction हो भी रहा है तो maximum 8% होगा और minimum 2% होगा। E20 calibrated engine designed to minimize loss tend to lose only about 2 to 4%। जो E20 कैलिब्रेटेड है वो 2 से 4% भी होगा, जिससे गवर्नमेंट एज वेल एज ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स कंपनीज आर आल्सो सेइंग। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मिथ। सबसे बड़ा जो हम सबको चिंता होती है, मेरी गाड़ी को डैमेज क्या होगा, व्हीकल डैमेज, उसका लाइफ कम हो जाएगा। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग और व्हाट इज योर स्टडी अबाउट इट? मेरी जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर मेरी ये राय होगी कि कई सारी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन्होंने ऑलरेडी E20 व्हीकल कंप्लाइंट नहीं है, स्पेसिफिकली वो ब्रांड के जो व्हीकल E20 कंप्लाइंट नहीं है, उसके लिए एक पॉलिसी वो लोगों ने बाहर निकाला। जैसे E20 फ्यूल का आप अगर डलवा दो तो जो नुकसान होता है व्हीकल को, बेसिकली किस चीज का होता है, तो आपका फ्यूल पंप हो गया, रबर पार्ट, सील्स, ऑल दोस थिंग्स। तो उसका रिप्लेसमेंट का वो लोग ने 2-3 कंपनी है शायद मेरे ख्याल से, उन्होंने उसके ये मामले पे उन लोगों ने पॉलिसी बाहर निकाला है, जिसमें वो सारे पार्ट जो है वो E20 कंप्लाइंट हो जाएंगे। Which is mainly wear and tear, like हाँ। small parts, O-rings हो गया, हाँ। फ्यूल पार्ट के फ्यूल पंप का इंटरनल पार्ट हो गया, वो सारी चीजें। so once replaced, आपको लाइफ टाइम फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे। ये मामले पे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो तो समय जाते ही हमको मालूम पड़ेगा हाँ, वो भी है कि आगे इसके फायदे क्या है और गैर फायदे। So let's see what government documents have to say. Roadmap for E20 has been in public domain since 2021, allowing over 4 years of vehicle technology to improve and overall ecosystem to develop. बहुत सारी कंपनीज है जो 2009 से E20 कैलिब्रेटेड व्हीकल बना रही है, ऐसा वो क्लेम कर रही है। वन ऑफ देम इज होंडा, जो क्लियरली बोल रहे हैं 2009 के बाद खरीदी है, 2009 के बाद जो खरीदी हुई गाड़ियां हैं, व्हीकल है, वो E20 कंप्लायंट है। उसके अलावा बाकी जो कंपनीज है वो भी अपने अपने क्लेम्स कर रही है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर E20 आर वेल एस्टेब्लिश्ड थ्रू BIS specifications and automobile industry standards in most parameters including deliverability, startability and compatibility with metal and plastic parts. There are no issues, ये डॉक्यूमेंट्स क्लियरली स्टेट करते हैं।
जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हमको मिले हैं PIB के थ्रू फॉर सम ओल्डर व्हीकल. Hers will agree and he will talk about his own pain. ठीक है, for some older vehicles, certain rubber parts and gasket, स्पेशली कार्बोरेटेड में. carburetor. उसके अलावा भी गास्केट और वो जो रबर पार्ट्स है उसको तो बदलना पड़ेगा, एग्जैक्टली. है ना. बट द थिंग इज Yeah. दे डोंट, जैसे कि मोटरसाइकिल फ्रॉम 2011 हाँ व्हिच इज इट वाज यूरो 3 चल रहा था वो टाइम हाँ पे. हाँ हाँ तो they have stopped the production of that vehicles long ago. यस, यूरो 3 तो कब से बंद हो गया. एग्जैक्टली. तो उसके पार्ट्स मुझे नहीं लगता कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग उसके पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कंपनी, दे विल बी एबल टू प्रोवाइड E20 compliant parts for the तो BS3. उसमें तो सिंपल आपको इनएक्सपेंसिव वो रबर रिंग्स और वही चाहिए ना, गास्केट चाहिए, वो तो बना भी सकते हैं ना. वो भी- और क्या है. वो पहलू भी है, लेकिन वन मोर थिंग, अगर मोटरसाइकिल इज इन डेली यूज हाँ तो तकलीफ ज्यादा नहीं भी आती. हाँ अगर आप खड़ी कर रहे हो, Okay. जैसे कि एक महीने तो के लिए वो- मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हो, तो हाँ. चांसेस आर कि आपके इंटरनल रबर पार्ट जो है कार्बोरेटर के अंदर, यस उसके अंदर एक कंपोनेंट आता है फ्लोट पिन करके, हाँ तो चांसेस आर कि एक महीने के बाद वो फूल जाएगा, फ्लोट पिन विल नॉट वर्क प्रॉपरली, तो आपका ओवरफ्लो और यू विल हैव ट्रबल. तो यहाँ पे एक बहुत क्लियर कट एडवाइजरी भी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली ये सारी कंपनीज और गवर्नमेंट देती है, विच इज अगर आपका व्हीकल सर्टेन टाइम से ज्यादा, जैसे हर्ष ने बोला कि 1 महीना पड़ा रहा, एग्जैक्टली. अब 1 वीक से या 10 दिन से ज्यादा आपका व्हीकल वहीं पे रहेगा अनयूज, तो दे ऑल्सो एडवाइज यू ड्रेन ऑल द फ्यूल फ्रॉम योर व्हीकल to avoid any corrosion or any damage or any issues with your vehicle. एथेनॉल इन पेट्रोल इज नॉट अ न्यू थिंग. हाँ, अगर अभी लोगों तो 10% यूज कर ही रहे हैं. एग्जैक्टली, एंड अब सम सिर्फ कंट्रीज आर 10% यूजिंग add हो रहा मोर है. देन 10%. ब्राजील ब्राजील. ब्राजील 20 तो वो ethanol- 27% यूज करता Correct, है, correct. राइट. तो एथेनॉल इन पेट्रोल, फॉर द पीपल हु डोंट नो, जिन लोगों को पता नहीं, लेकिन ये शायद बातें सुन के जो लोग घबरा रहे हैं, उसके लिए हाँ. हम लोग स्पेशली ये बताना चाहेंगे कि एथेनॉल, गवर्नमेंट इज यूजिंग एथेनॉल सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. यस. पहले 5% आता था, फिर 10% आता था, तो उसके तो अब खाली उसका पोर्शन बढ़ Portion, रहा है. exactly, portion बढ़ रहा है. 10% से 20% पोर्शन बढ़ रहा है. बट मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले हैं. इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट व्हीकल. यहाँ पे एक और फैक्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ. मेरे पास ये स्टेटिस्टिक्स है. ड्यूरिंग ongoing ethanol supply year 24-25, public sector OMCs have achieved an average blending percentage of 19.05 as on 31st July 2025. During the month of July 2025, ethanol blending of 19.93% has been achieved. और इससे एथेनॉल जो 10% ऐड होगा, 20% अब एथेनॉल होगा, तो उससे रेवेन्यू जो गेन है दैट इज ऑन द काउंट ऑफ अबाउट 40,000 करोड़ इन अ ईयर. एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ से इंटरेस्टिंग ये है कि अब शुगर केन और मक्के का फार्मिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा, उसी से इथेनॉल बनता है. फर्मेंटेशन एंड ऑल. यस, ऑफ कोर्स, प्रोसेस के बाद. सो इवेंचुअली जो बेनिफिट हो रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हो रहा है इससे. ऑफ कोर्स हम ये भी सोच सकते हैं कि इससे फ्यूल सस्ता होगा क्या, एंड विच इज अनदर वेरी कॉमनली डिबेटेड सब्जेक्ट कि दैट इज फ्यूल आल्सो सस्ता होगा. तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा, क्योंकि जब 2020-21 में इसकी बात हो रही थी तब इथेनॉल कॉस्ट 52.92 रुपीस थी. सो as per Niti Aayog report prepared in 2021, noted that ethanol was cheaper than petrol back then in 2021. It's still cheaper. Yeah, it is still cheaper. However, over time,
the procurement price of ethanol has increased and its weighted average price is now higher than the cost of refined petrol. For example, price of maize-based ethanol increased from 52 to 71 from ethanol supply year 2021-22 to 24-25. So मेज बेस्ड जो मकई बेस्ड जो है एथनॉल उसका प्राइस 52 से 71 हो गया है 2020-21 से 2024-25 के कंपेयर में. सो इट इज नॉट गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड इन ओवरऑल फ्यूल प्राइस गोइंग डाउन, बट द पॉजिटिव साइन इज द मनी So you can consider overall beneficiary. इट इज ओवरऑल बेनिफिशियरी क्योंकि पैसा अपने देश में ही रह रहा है. Correct. We are not importing 10% fuel compared to earlier years. So that is one benefit. दूसरा बहुत ही सीरियस क्वेश्चन और कंसर्न सभी का है और डिस्कशन का पॉइंट है विच इज ऑफ इंश्योरेंस कवरेज. बहुत लोगों को डर लग रहा है और कुछ लोग डरा भी रहे हैं कि इससे आपका इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा. राइट, बट जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अब तक मैंने स्टडी किया है बहुत क्लियरली स्टेट किया है कि इससे इंश्योरेंस कवरेज को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. आई कुड नॉट रीड एनी सिंगल आर्टिकल ऑफिशियली रिटन बाय एनी और स्टेटमेंट गिवन बाय एनी इंश्योरेंस कंपनी जो बोल रहा है कि अगर आप E20 यूज करोगे तो आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पाएगा. व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? I don't have anything to say about this. मेरी जानकारी ये मामले पे थोड़ी सीमित है, मैं ये कहना चाहूँगा. लेकिन मैंने कई सारे आई हैव सीन वीडियोस फ्लोटिंग अराउंड द इंटरनेट कि लोग पीपल आर वरीड अबाउट वेरी वरीड अबाउट. बट एटलीस्ट सर यू शुड एडवाइज एवरीवन ऑन सर्टेन पॉइंट्स दैट सबको ध्यान में रखने चाहिए so that उनका व्हीकल का अपकेप प्रॉपर हो और उनको कभी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना ही ना पड़े. राइट? कैन यू नाउ सम लाइट? या एग्जैक्टली. तो E20 पेट्रोल के आने के बाद अगर आपका व्हीकल जो है वो BS3 या तो फिर यूरो 3 कंप्लाइंट है, चांसेस आर के वो आपका व्हीकल में E20 मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, स्पेशली कार्बोरेटेड व्हीकल्स. तो उसके अंदर आप बेसिक मेंटेनेंस टिप्स है वो आप उसको फॉलो कर सकते हो. जैसे इफ़ यू आर आप मोटरसाइकिल ज़्यादा समय के लिए आप स्टोर कर रहे हो तो उसका पेट्रोल आप टंकी में से पूरा निकाल दें. कार्बोरेटर के फ्लोट के अंदर जितना पेट्रोल अंदर है उसको जला दे मोटरसाइकिल चालू करके. उसके अलावा देयर आर ऑल्सो सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू बी चेंजिंग. तो बेसिक पार्ट्स होते हैं सच एज रबर की ओरिंग्स हो गई एंड कार्बोरेटर के थोड़े बहुत इंटरनल पार्ट्स हैं. तो बेसिक टिप्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हीरो मोटरकॉर्प्स ने कुछ टिप्स जो है वो बयां किए हैं. वन ऑफ देम विच इज आप ये इंश्योर कर लें कि आपकी मोटरसाइकिल E20 कंप्लाइंट है. फ्यूल का सोर्स आप जहाँ से करवाते हो, आप फ्यूल अप करवाते हो, वो एक अच्छा पेट्रोल पंप हो. मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी पेट्रोल डलवा दिया, मतलब मेक श्योर कि पेट्रोल पंप अच्छा हो, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो. और ओल्डर नॉन कंप्लाइंट व्हीकल्स के लिए इट्स रेकमेंडेड कि उसका प्लास्टिक का और रबर का जो पार्ट्स है फ्यूल पंप का हो गया या तो कार्बोरेटर का हो गया, उसको आप ओवर द टाइम रिप्लेस करवा दें. और अगर आप मोटरसाइकिल को ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं तो ड्रेन जो होल टैंक पेट्रोल को पूरा खाली कर दें. तो ये रबर का पार्ट अगर रिप्लेस कराते हैं तो व्हाट डू यू थिंक क्या कॉस्ट आता है? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट तो मेरे ख्याल से कार्बोरेटेड व्हीकल का मेरे ख्याल से उतना कॉस्ट नहीं रहेगा, लेकिन फ्यूल EFI वाले जितने व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल है उसके अंदर मेरे ख्याल से उसका कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाएगा. क्योंकि बट हम लोग मेरे पास अगर आज नॉर्मल बाइक है जो 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है मार्केट कंप्यूटर बाइक, और उसका अगर मुझे ये ओरेंज if you have BS6 I don't think you need to worry about this E20 compliant thing. क्योंकि मेरे को लगता है कि वो they are already वो compliant हो रहे हैं. ओके, मोरलेस कैलिब्रेटेड है. हाँ, वो कैलिब्रेटेड होंगे क्योंकि ज्यादा थोड़ा मोटा तो मतलब E10 तो आ ही रहा है.
तो फिर उसके हिसाब से मेरे को लगता है वो लोग ने पहले से ही वो और 2022 में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ये बयान कर दिया था कि ये होने वाला है। विल बी E20 somewhere in like 2-3 years. तो BS6 I don't think you need to worry about BS6 vehicles, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वो पुराने व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें जो हैं हमने यहाँ पे बताई, तो उसका आप ख्याल रखें अगर आपका मोटरसाइकिल या गाड़ी आपका BS3 है तो ये कुछ चीजें हैं और मैंने और आलोक भाई ने मिलकर जो है ये वीडियो बनाने का ओवरऑल फ्रेंड्स ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। कोई भी व्हीकल है, पुराना है नया है, चलेगा। ये E20 को लेके लोग अगर हाइप क्रिएट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो आई एम पर्सनली नॉट वरीड और अफ्रेड ऑफ। उसका एक और रीजन भी है, मैं होंडा का गाड़ी चलाता हूँ जो 2009 से बोल रहा है कि हम E20 कैलिब्रेटेड है, बट अगर नहीं भी है तो ये जरा कंट्रोवर्सीज अभी है। हाँ, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी जो 2025 में भी कुछ मोटरसाइकिल है जो E20 कंप्लेंट नहीं है, जो एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है, और उसके लिए मेरे को लगता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आगे आएगा। लेकिन हाँ, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज एनीवेज इंसिस्टिंग एंड फोर्सिंग देम टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। बट आपके लिए अगर आपको इंटरेस्ट है कि 10 साल से पुराना व्हीकल है, बाइक या कार, और आप विंटेज व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसके बारे में यू मस्ट स्टे ट्यून टू माय चैनल। मैं बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। विल टॉक अ लॉट अबाउट विंटेज व्हीकल, क्लासिक कार एंड क्लासिक बाइक, राइट, और उसका इम्पैक्ट E20 पे क्या होगा उसके। ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन दे पाए आपको तो उसका भी हम कोशिश करेंगे। आई ऑल्सो वांट टू थैंक योर host for taking out his time talking to us and this place जो हमने अभी यूज किया है, विक्ट्री लेन, one of the most established, most advanced workshop technologically in the city, जहाँ बैठ के हम ये शूट कर रहे हैं in front of such beautiful cars. So stay tuned, don't forget to like, share and subscribe this video. Hit bell icon. Thank you. Bye. Aliyo, Sonic.